ठीक है, एक बार लर्न है, आपको ज़्यादा नहीं है। उनके जो वर्क हैं वो कुछ वर्क इसमें है तो दूसरी ग्लैंड के भी वही वर्क हैं, तो थोड़ा सा मिक्स होने लगते हैं। यही चीज़ आपको प्लांट वाले चैप्टर में मिलेगी। जब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे उसमें जो हार्मोन आएंगे, ठीक है, वो भी मिक्सअप होते ही जाता है। तो जितने आपके बुक में दिए हुए हैं फंक्शन देखो, लेकिन थोड़ा समझ करके, कुछ ऐसे फंक्शन हैं कि जो थोड़ा सा कोरिलेट है एक दूसरे से, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन आपको बताया था, समझ में आया था, मेनली पीएमआर कंट्रोल करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिज्म चलती है, जैसे जितनी भी ग्लैंड है, सबका एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। बाकी कुछ फंक्शन क्या है, उनके एसेसरी हैं, हाँ ये काम भी करती हैं। थायराइड ग्लैंड का मेन काम क्या है, बीएमआर को कंट्रोल करना, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म में कई आती हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म है, सब है, ठीक है। पैराथायराइड बता दिया था आपको। आगे जो ग्लैंड है वो थायमस, थायमस ग्लैंड। थायमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, तो दोनों लंग्स के बीच में, बिटवीन द बोथ लंग्स, ठीक है। और आपकी जो चेस्ट बोन है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे, ठीक है, स्टर्नम के बैक साइड में है और दोनों लंग्स के बीच में है और हार्ट के सामने है। समझ में आया। अब जो बुक में लिखा हुआ है वो लिखा है कि बिटवीन, कहाँ है ये, लंग्स के बीच में है, ठीक है, एंड बिहाइंड स्टर्नम, बिहाइंड स्टर्नम। अगर इसको बिहाइंड ना लिख करके हम लिख दें डॉर्सल टू द स्टर्नम, तो सही है कि रॉन्ग है। डॉर्सल टू द स्टर्नम, बताइए, स्टर्नम ये, स्टर्नम ये है, ठीक है। अब हमारी ये साइड कौन सी है, वेंट्रल है, पीछे की साइड कौन सी है, डॉर्सल है। तो स्टर्नम की अगर पीछे है तो स्टर्नम की वो डॉर्सल साइड होती है। स्टर्नम की आगे वाली साइड कौन सी है, ये वेंट्रल है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, आगे है एंड वेंट्रल टू हार्ट एंड एओर्टा। ये ग्लैंड चेस्ट बोन के पीछे, दोनों लंग्स के बीच में और हार्ट के सामने है। और हार्ट में जानते हैं एओर्टा होता है, हार्ट में एक ट्यूब है, मेन आर्टरी क्या है, एओर्टा। तो हार्ट और एओर्टा के सामने है, मतलब उसके वेंट्रल साइड पर है। पुरानी बुक में इसको डॉर्सल लिखा है, ध्यान रखिएगा, ओल्ड बुक में ये डॉर्सल लिखा हुआ है, ठीक है। और नई वाली बुक में करेक्शन करके इसको वेंट्रल लिखा है। तो हार्ट के सामने है, हार्ट के अगर पीछे कोई चीज है वो डॉर्सल, हार्ट के फ्रंट पार्ट पर है तो वेंट्रल मानी जाती है। आगे की साइड हमेशा क्या होती है, वेंट्रल, ठीक है। ये हो गया। अब थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, क्या करती है, तो थाइमोसिन हार्मोन बनाती है, थाइमोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए है ये, प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी देता बॉडी को, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराता। अब जब आप ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, पढ़ भी रखे हैं। एक इम्यूनिटी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड, एएमआई और सीएमआई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे जानिए, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी किससे मिलती है, आप बोलेंगे डब्ल्यूबीसी से मिलती है। डब्ल्यूबीसी में कौन सी डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस जैसे न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल, और इसके बाद में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मेन सेल कौन सी है, तो 80% में तो न्यूट्रोफिल होती है, 80% में क्या है, न्यूट्रोफिल, ठीक है, उसको बता दें। जो टी लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट समझ रहे हैं ना, लिम्फोसाइट में बी और टी, दो तरह के लिम्फोसाइट हैं। तो डबल टी लिम्फोसाइट क्या है, टी सेल बोलते हैं इनको, दूसरा नाम क्या है, टी सेल। तो टी सेल भी इम्यूनिटी देती है, बी सेल भी देती है, ठीक। टी में पढ़ेंगे टीएच और टीसी होता है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो हमसे तो पता है, टी में क्या है, दो टाइप हैं, टीएच और टीसी, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि टी लिम्फो
लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है वो सेल मेडिकेटेड होती है। और एक काम और करते हैं कि ये बी लिम्फोसाइट के जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी सेल जिसको हम कहते हैं, उनसे क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी को बनाने में भी मदद करती है। इसका मतलब थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा, एक तो टी सेल को डेवलप कराएगा और दूसरा क्या करेगा, बी सेल को मदद करेगा एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो एंटीबॉडी की मदद से जो इम्यूनिटी मिलती है वो होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और टी सेल से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि टी सेल क्या है, वो एक सेल है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं CMI तो आप ह्यूमन हेड डिजीज में समझ लेंगे, ठीक। तो इम्यूनिटी दो तरीके की मिलेगी, एक है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। कैसे बनाए, ये इम्यूनिटी कैसे देगा, बाय एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन को क्या करेगा, ये थाइमोसिन हार्मोन इंक्रीज करा देगा और वो एंटीबॉडी ज्यादा बनने लग जाएगा। और दूसरा है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये किससे मिलेगा, बाय टी सेल से मिलेगा, ठीक है। तो आपके सेट में लिखा है कि थाइमोसिन हार्मोन करता क्या है, शुरुआत में लिखा है कि टी सेल को डिफरेंशिएशन में मदद करता है, टी सेल का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। टी सेल का प्रोलिफरेशन कराता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैचुरेशन एक ही चीज होती है। आप डिफरेंशिएशन कहिए या मैचुरेशन कहिए, बात एक ही है, मतलब टी सेल डेवलप ज्यादा होंगी। तो उन्होंने लिखा है कि थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन टी सेल का प्रोलिफरेशन आप कह सकते हैं, और डिफरेंशिएशन कराएगा, या फिर आप बोलेंगे मैचुरेशन कराएगा, ठीक है। मतलब यहाँ टी सेल की कैसे मदद करेगा, टी सेल को डेवलप कराने में, ठीक है। तो ये थाइमस का, ये थाइमोसिन का काम। अब थाइमस ग्लैंड का जो साइज होता है, ये ग्लैंड बच्चों में इसका साइज कम है, धीरे धीरे जैसे जब छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, एडल्ट बनेगा, तो ग्लैंड का साइज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, एक एज तक बढ़ेगा। उसके बाद ओल्ड एज जैसी आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो ये ग्लैंड का साइज छोटा होना चालू हो जाएगा, श्रिंक होना चालू हो जाएगा। जब ग्लैंड का साइज सबसे बड़ा होगा, किस कंडीशन में होगा, एडल्ट। तो जानते हैं एडल्ट में इम्यूनिटी अच्छी होती है, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि बच्चों में इसका साइज कम होता है, डेवलपिंग अवस्था में होती है। और ओल्ड एज में भी इसका साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगी, इसलिए ओल्ड एज में इम्यूनिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। बुढ़े लोगों को ज़्यादा बीमारियां पकड़ती हैं, बच्चों को ज़्यादा हैं, और एडल्ट को क्या है, कम, क्योंकि एडल्ट में इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसका साइज सबसे अच्छा होता है। तो ओल्ड एज में लिखेंगे, इन ओल्ड एज में क्या है, ये इट गेट श्रिंक, ये क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटी हो जाएगी, ठीक है। एक और थाइमस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन, THRONE, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। एक वर्ड है थॉर्न, थॉर्न का मतलब ब्रिकेल या कांटा होता है। थॉर्न जो है THORN, वो क्या है, कांटा। ये थ्रोन है THRONE, इसका मतलब सिंहासन, ठीक है। तो इसको इम्यूनिटी का सिंहासन बोलते हैं, किसको, थाइमस ग्लैंड को। क्यों, क्योंकि अगर थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम करेगी तो इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी रहेगी, बॉडी में डेवलप होगा इम्यूनिटी, ठीक है। तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, समझ में आ रहा है, इम्यूनिटी का सिंहासन है। तो भैया ये इसमें इतना ही है, समझ में आया। आगे बढ़ जाए, इसके बाद आगे कौन सी है, सबसे जो समझने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन नजर आ सकता है, एड्रेनल। इसके जो हार्मोन है ना बहुत ज्यादा, इसके बाद खिचड़ी वाला है, तो ध्यान समझिएगा। एड्रेनल ग्लैंड,
एडर्नल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृष ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होती है? किडनी के ऊपर। ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये टॉप शेप, ये इस तरीके का, ठीक है, ये किडनी के ऊपर है ये एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। इस ग्लैंड का एक नाम और है, क्योंकि ये किडनी है, किडनी के ऊपर है, तो सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा का मतलब एबव होता है, सब का मतलब बिलो होता है। किडनी के ऊपर है तो सुप्रा वर्ड यूज किया जाएगा, और रीनल किडनी के लिए टर्म यूज किया जाता है। किसके ऊपर है? रीनल के ऊपर, सुप्रा रीनल ग्लैंड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है सुप्रा रीनल ग्लैंड, क्योंकि रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज करते हो, किडनी के ऊपर है तो सुप्रा रीनल, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड का में कितने पार्ट होंगे? अगर इसको एडर्नल ग्लैंड को काटेंगे, इस ग्लैंड को हम कट करें इस तरीके से, इस ग्लैंड को क्या करें? काटें, तो आपको इसमें दो पार्ट दिखाई देंगे। बाहर का पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स, और इनसाइड पार्ट मेडुला, ठीक है। यहाँ पर इसके दो पार्ट समझते हैं। पहला पार्ट जो है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, ये आउटर पार्ट है, आउटर है, और सेकंड पार्ट होगा इसमें मेडुला, ये इनर पार्ट। बताइए परसेंटेज देखा जाए कि कौन सा बड़ा होता है, तो कॉर्टेक्स का पार्ट ज्यादा है, 75% में ये, ठीक है। एनसीईआरटी डायग्राम बना के देखिए, आपको जो इसमें येलो कलर का दिखाया गया है, ये बाहर का एटीएस है, ये येलो पार्ट जो दिख रहा है, इस ग्लैंड को ऐसे काटा गया है, अंदर से देख रहे हैं, येलो पार्ट जो है वो क्या है? कॉर्टेक्स है, और अंदर का हिस्सा क्या है? मेडुला। देखने में लग रहा होगा मेडुला ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होता है, कॉर्टेक्स ज्यादा हिस्से में, ठीक है। यहाँ पर कॉर्टेक्स कितने परसेंट में है? 75% में अकेले है, ठीक है, और 25% में क्या है? मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स की ओरिजिन कैसी है? स्टार्टिंग बता चुके हैं, मीसोडर्मल। मेडुला की ओरिजिन एक्टो, उल्टा होता है। कॉर्टेक्स क्योंकि बाहर है तो होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? एक्टो, लेकिन इसको अपोजिट समझेंगे, ये मीसोडर्मल है, और जो चीज अंदर है वो एक्टोडर्मल है। अपोजिट करेंगे, ठीक है, इसी में अपोजिट किया जाएगा। तो ओरिजिन जो है वो ये मीसोडर्मल है, मीसोडर्मल ओरिजिन, और ये क्या है? एक्टोडर्मल। अब यहाँ से जो हार्मोन बनेंगे, जिससे कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बनते हैं, उन हार्मोन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स, सही ना, हार्मोन्स। और यहाँ से कैटेकोलामाइन्स, इससे जो हार्मोन बनेंगे मेडुला से, उनको बोलेंगे कैटेकोलामाइन्स। हार्मोन के नाम यहाँ से बनेगा कैटेकोला, देखिए नाम कितने कठिन है, माइन्स, समझ रहे ना, थोड़े से नाम डिफिकल्ट है। कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन और कैटेकोलामाइन्स हार्मोन, इनकी नेचर कैसी होगी? ये हार्मोन कैसे होंगे? स्टेरॉइड। कैसे होते हैं? फैट नेचर के हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। लिखेंगे ये कैसे हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स। और ये कैसे हैं? प्रोटीन नेचर, बताया था ना, पेप्टाइड नेचर हार्मोन, ठीक, समझ आया? पेप्टाइड नहीं है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। हाँ, उस टाइम बताया था आपको, ये क्या है? अमीनो एसिड, सॉरी, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। और एक नाम बताया था आपको, टायरोसिन अमीनो एसिड से बनेगा। ये किससे बनेगा? टायरोसिन से बनेगा, ठीक है, याद आ रहा है? मिलेनिन बताया था ट्रिप्टोफान से बनेगा, ठीक। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ये तो ग्रुप का नाम है, ध्यान से देखते रहिए। अब ये स्टार्टिंग चल रहा है कि कॉर्टेक्स, एडर्नल ग्लैंड के दो पार्ट, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स, इनसाइड पार्ट मेडुला। कॉर्टेक्स का पार्ट हिस्सा ज्यादा है, अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये इस तरीके का है। ये पार्ट बाहर का क्या है? ये कॉर्टेक्स है, और इनसाइड पार्ट ये क्या है? मेडुला है। तो कॉर्टेक्स 75% में है, मेडुला 25% में है।
कॉर्टेक्स की ओरिजिन मेसोडर्मल, मेडुला की ओरिजिन एक्टोडर्मल। कॉर्टेक्स से जो हार्मोन बनेंगे, ये एक पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम है, एक समूह का नाम है। इसमें भी बहुत सारे हार्मोन आएंगे। तो हार्मोन कौन सी कैटेगरी के होंगे? कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं सबको, और ये कैटेकोलामाइन्स हार्मोन बोलते हैं। अब इनके नाम देख लीजिए। तो कौन ये अब ये हार्मोन की कैटेगरी है, ग्रुप है। इसमें कौन कौन सा नाम, क्या नाम है इनका? तो 3 नाम है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड। याद हो जाएगा। कॉर्टिकॉइड सबके आगे लगाना है, मिनरेलो है, ग्लूको है और सेक्स कॉर्टिकॉइड। इतना ध्यान रखना है, थोड़ा सा टफ है जाना, ठीक है। कैटेकोलामाइन्स कैटेगरी है। इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं? इसमें बोलेंगे आप स्ट्रेस हार्मोन आता है। कौन सा हार्मोन है इसका? आप इसको बोलेंगे ये स्ट्रेस। इनका दूसरा नाम क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। एग्जांपल में क्या है? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, या एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। बात एक ही है, ठीक है। नाम क्या है? एड्रेनलिन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं आप? एपिनेफ्रिन। इसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, ठीक है। दूसरा क्या है? नॉरएड्रेनलिन हो गया, नॉरएड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। और इसका दूसरा नाम चूंकि यहाँ नॉर है तो नॉरएपिनेफ्रिन हो जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और कोई हार्मोन है इसका? यही लिखा होगा ना, ठीक। ये स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं इससे, ठीक है। अब उनको पढ़ना है कि कॉर्टेक्स जो है, ये बाहर का पार्ट जो दिख रहा है, इसमें भी 3 लेयर्स हैं, 3 पार्ट में है। पूरा एड्रेनल ग्लैंड 2 हिस्से में डिवाइड है, कॉर्टेक्स और मेडुला। लेकिन कॉर्टेक्स में भी कितने हिस्से? 3 लेयर है, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया कॉर्टेक्स, ये बाहर का हिस्सा क्या है? कॉर्टेक्स है। इसमें 3 लेयर बनानी है। देखिए सीक्वेंस में ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? GFR एक वर्ड आपने देखा था ना, GFR याद रखेंगे, ठीक है, GFR। अब जो नाम के आगे क्या लगाएंगे? मैं लिख रहा हूं लेयर्स। कौन कौन सी? या पार्ट्स लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में कितने हिस्से? बाहर से अंदर की तरफ अगर आप जाएंगे तो पहला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। कौन सा पार्ट? ये वाला, देखिए ये सबसे बाहर की लेयर, ठीक। दूसरा पार्ट है जोना, अब F से क्या है? फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा, ठीक है। ये वाला पार्ट बीच वाला हो गया। ये सीक्वेंस भी आनी चाहिए कि बाहर कौन सा है, इनसाइड कौन सा है। मेडुला की तरफ कहा जाए कौन सा? तो मेडुला की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, क्या है ये? जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा है कि GFR से आप ध्यान रखेंगे कौन सा बाहर है, कौन सा इनसाइड है। आपको एक बार कंफ्यूज करेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। हो गया। अब इनसे हार्मोन कौन कौन से? अभी मैंने 3 हार्मोन कॉर्टेक्स के बताए, तो जो सबसे पहला हार्मोन इससे बनेगा, इससे कौन सा हार्मोन बनेगा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये हार्मोन लिख रहे हैं। इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इससे सेक्स कॉर्टिकॉइड,
चीज जान लीजिए, मैंने फिर से देखिए, हमने बोला कॉर्टेक्स से बनने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। कॉर्टिकॉइड कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं है, वो एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। उसमें भी 3 नाम बताए मैंने। उसके कितने टाइप है, कितने टाइप का कॉर्टिकॉइड होता है? 3 टाइप का, मिनरेलो, ग्लूको और सेक्स। ये भी एक पर्टिकुलर हार्मोन का नाम नहीं है, ये भी नाम नहीं है, ठीक है। ये भी क्या है? एक ग्रुप को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कॉर्टिकॉइड एक पूरे ग्रुप का नाम है, हार्मोन का एक ग्रुप है, समूह है, ठीक है। उसमें 3 ग्रुप हैं, ये 3 ग्रुप। अब हार्मोन का नाम आएगा कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की एग्जांपल बताइए। एल्डोस्टेरोन। अब अभी नाम आएगा यहाँ पर कि इसका नाम क्या है, ये अभी तक ग्रुप चल रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का जो मेन हार्मोन, कहेंगे कौन सा मेन हार्मोन है जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी में आता है, वो कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में मेन कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिसोल। ये लाइन बुक में लिखी गई है कि कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। कॉर्टिसोल हो गया, ये आप लिखिएगा। ये सब क्या बता रहे हैं? ये एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड में कौन कौन से आप पढ़ेंगे? तो सेक्स कॉर्टिकॉइड में पढ़ेंगे आप एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। टेस्टोस्टेरोन, यहाँ प्रोजेस्टेरोन कभी नहीं आएगा। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन और कहाँ से बनते हैं? किडनी से, सॉरी, ये टेस्टिस से बनेगा और ये ओवरी से बनेगा, वहां से भी बनता है, यहाँ से भी बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका काम कुछ अलग तरीके का है, एक एक करके पढ़ना है। अब एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कौन सा हार्मोन? मेडुला का हार्मोन। मेडुला का कौन सा हार्मोन है? वो एपिनेफ्रिन पढ़ना, वो पढ़ना है। इसको आप पढ़ चुके हैं केवल, एल्डोस्टेरोन। इस हार्मोन को केवल आपको रिवाइज करना है। बुक में बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, लेकिन एक बार आप किडनी वाले में ढंग से आपने पढ़ लिया है, किडनी वाले में पढ़ा है, इसको केवल रिवाइज करना है। बताइए एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? भूल गए, अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए कॉर्टेक्स पार्ट से। दिमाग कहीं जा रहा होगा, ये पता नहीं कहाँ पूछा जा रहा है, कहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। ये काम कहाँ करता है? कॉर्टेक्स से तो रिलीज होगा, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले हिस्से से रिलीज हो रहा है। ये काम कहाँ करता है? इसका टारगेट साइट क्या है? ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में जो डीसीटी वाला हिस्सा था, डीसीटी याद आ रहा ना? नेफ्रॉन का जो डीसीटी वाला पार्ट था, ये वाला डीसीटी, यहाँ से क्या चीज ब्लड में रीअब्जॉर्ब कराता था? सोडियम और वाटर, कैल्शियम नहीं, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है। एडीएच क्या करता है? केवल वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है। एल्डोस्टेरोन मेनली सोडियम रीअब्जॉर्ब कराता है। इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप कह सकते हैं, उनको रीअब्जॉर्ब कराएगा। तो बताया था कि जब सोडियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा तो वाटर तो पीछे पीछे चला जाएगा। इसका मतलब वाटर और सोडियम दोनों को कराता तो है, लेकिन मेन किसको रीअब्जॉर्ब कराता है? सोडियम या सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के फूटने से तो सोडियम बनेगा, जिसका वो इलेक्ट्रोलाइट है, समझ में आया? तो एल्डोस्टेरोन ये वर्क कहाँ करेगा? वर्क ऑन डीसीटी, डीसीटी पर काम करता है। अब डीसीटी कहाँ होता है? क्या करता है? ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन किस चीज का? सोडियम एंड वाटर। पहले सोडियम लेने लिखा है क्योंकि मेन तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, ठीक है, समझ गया? अब और एक चीज और, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, और आप जब डायग्राम बुक में देखते हैं तो पोटेशियम को सीक्रेट कराएगा। अगर ट्यूब्यूल में बाहर से कोई चीज इंटर कर रही है, ठीक है, वो होता है सीक्रेशन। यहाँ से निकलते कोई चीज ब्लड में मिल रही है, वो होता है रीअब्जॉर्प्शन।
तो पोटेशियम को इन कराता है, ठीक है। तो सिक्रीशन कराएगा, सिक्रीशन ऑफ K+, उसके साथ और कुछ लिखा है H+ है, क्या है और कुछ लिखा हुआ देखिए। K+ के साथ अगर कुछ होगा देख लीजिएगा, फ्रॉम एंड CO4 कहाँ से, इनसाइड, ये कहाँ से फीड कराएगा, इनसाइड DCT के अंदर रिलीज कराएगा और वहां से ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब करा के ब्लड में भेजेगा। ये तो इसका काम है, ठीक है, ये तो जान लें सब। अब इससे होगा क्या, अब बुक में बहुत सारा और कुछ लिख दिया इसका फंक्शन, वो फंक्शन आप यहीं से समझ जाएंगे। वो फंक्शन जो लिखे गए हैं वो आप यहीं से समझेंगे। बस आपको ये दो आना चाहिए कि सोडियम के रीअब्सॉर्प्शन से अगर सोडियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा, एल्डोस्टेरोन ज्यादा बनेगा, सोडियम और वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, बताइए। सोडियम अगर ब्लड में ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा। अब देखिए पहली चीज क्या है, लिखा है इट मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। मेंटेन का मतलब समझ रहे हैं, बढ़ा करके, इंक्रीज करता है। मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है, बढ़ा के रखता है एकदम, ठीक है। कैसे मेंटेन होगी, जितना ज्यादा सोडियम आपके ब्लड में रीअब्सॉर्ब होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, उतनी ही ऑस्मोलैरिटी हाई रहेगी। क्योंकि ऑस्मोलैरिटी किससे डिसाइड होती है, आयंस के द्वारा। पानी ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी घट जाएगा। तो मेन तो ये वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कराता, मेन ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराता है। समझ में आ रहा है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाए रखता है। आ रहा नहीं है। और दूसरा क्या है, ये ऑस्मोलैरिटी हो गया, ठीक। ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। मेंटेन, मैं नहीं लिख दे रहा हूं, ऑस्मोलैरिटी एंड ब्लड वॉल्यूम साथ में, बुक में अलग अलग लिखा गया होगा। कैसे ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करेगा, बताइए सोच करके। जब हमारे ब्लड में सॉल्ट ज्यादा आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वाटर तो खींचा चला आएगा ना नेफ्रॉन से, तो वाटर बाद में ज्यादा हो जाएगा। जब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा तो कहेंगे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि अगर वाटर कम हो गया ब्लड में तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा, वाटर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को ये बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, क्योंकि पानी की मात्रा को ब्लड में मेंटेन किया जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम एंड आगे लिखेंगे ब्लड प्रेशर, सबको क्या करता है, ये मेंटेन करता है। और कुछ लिखना बताइए इसके बारे में, एक लाइन और लिखी गई, देखिए जल्दी से बताइए, पढ़ते रहा। लिखा है मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी लिखा गया होगा। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कैसा, यहीं पर एक साथ में लिख दे रहा हूँ, अलग नहीं है, मैंने यहाँ पर एक साथ पे लिखा है। आगे लिखेंगे मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपकी बॉडी के ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेंगे तभी ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहेगा। और कुछ है इसमें, इसी में लिखा है, इसी में, इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं, कोई बात नहीं। इसमें जो लिखा हुआ कुछ, हाँ इसमें नहीं ना, ठीक, इतना ही ना, बढ़ जाए आगे, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हो गया। दूसरा कौन सा, ये हमने क्या पढ़ा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, समझ में आया। अब अगला कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कैटेगरी है, इसमें कौन सा मेन हार्मोन है, कॉर्टिसोल। तो मेन हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल। बताइए इसकी नेचर कैसी है, लिपिड नेचर का है कि प्रोटीन नेचर का, सब लिपिड ही है। इससे जितने हार्मोन बनेंगे कॉर्टेक्स से सब स्टेरॉइड नेचर के होंगे, ठीक है, तीनों कैटेगरी वाले। कॉर्टिसोल हो गया। अब कॉर्टिसोल करता क्या है, ये आपकी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन रखता है, ठीक है। यहाँ लिखते रहे एक बार, मेन वर्ब देखिए, मेन लिखिएगा मेंटेन, ये किसके लिए जरूरी है, सॉल्ट कंसंट्रेशन को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ठीक है। और ये किस चीज को मेंटेन
करेगा, नाम से देखिए ग्लूकोज, नाम क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रखेगा। आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन का मतलब हाई किए रहेगा, कम नहीं होने देगा, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाई कर देगा तो शुगर नहीं, मेंटेन का मतलब उसको मेंटेन रखता है। तो कॉर्टिसोल क्या करता है, मेंटेन करेगा, मेंटेन ब्लड, देखिए इसमें लिख रहा हूं ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, मेंटेन। अब इसी एक लाइन से जितना बुक में लिखा गया है उसमें काफी चीजें इसी से हो जाएंगी। अब सोचिए ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कैसे रहेगा, यही काम ग्लूकागोन भी पढ़ेंगे, एक हार्मोन है ग्लूकागोन, वो भी यही काम करता है लगभग, ठीक है। वो भी ग्लूकोज के लेवल को, सोचिए कैसे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई कैसे होगा, या मेंटेन का मतलब आप देख लीजिएगा वो हाई करेगा, ठीक है। कैसे हाई होगा देखिए, अगर मैं ये मेंटेन कैसे होगा लिखेंगे बाय, कितने तरीके से होगा, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, इस वर्ड को जान रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है, सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस है वो वर्ड, हाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, बताइए इसको जानते हैं। तीन चीजें होती हैं, एक वर्ड आप फिर से देख लीजिए, पहले इस चीज को समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ ग्लाइकोजेनेसिस, कहीं आप नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है, ग्लूकोज नहीं, वो लिखा रहता ग्लूकोज, ये ग्लाइको है, देखिए प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है यहाँ, ग्लाइको लगा ना, तो ग्लाइको ग्लाइकोजन के, ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन, मीनिंग ऑफ ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। आपकी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, इतना जानते हैं। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, बनना, ग्लाइकोजन का बनना। अब बताइए आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन कैसे बनता है, मतलब इसका मतलब समझे कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, हमेशा ध्यान रखिए ग्लाइकोजन कैसे बनेगा, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ध्यान रखना है। किससे बनेगा ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से। एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में हो जाएगा, वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है, ग्लाइकोजन, रिजर्व फूड आपकी बॉडी का, ठीक है। ये कहाँ होता है, कोई बताएंगे कहाँ चल रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ चल रही है, लीवर में, कहाँ चलता है, लिवर सेल में, और लिवर सेल को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट सेल, ठीक है। फिर लिवर में चलता है, एक वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड देखिए, पहले आगे बढ़ाकर उसको समझा देते हैं। तो मैंने आपको ग्लाइकोजेनेसिस बता दिया, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब आप समझ गए कि ग्लूकोज से क्या बनना, ग्लाइकोजन बनना, ठीक है। एक वर्ड होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिनोलाइसिस, यहाँ प्रीफिक्स क्या लगा है, ग्लाइको, मतलब ग्लाइकोजन की बात हो रही है, ग्लूकोज की बात नहीं हो रही है। ये ग्लाइकोजन का जेनेसिस है, ये ग्लाइकोजन का लाइसिस है, लाइसिस का मतलब टूटना, यहाँ ग्लाइकोजन लाइसिस करेगा, ये लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज टूटेगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टूट करके बताइए क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ये कहाँ चलेगा, ये कहाँ चलेगा, ये आपके लिवर में भी चलेगा, एडिपोसाइट में नहीं, एडिपोसाइट में नहीं चलता है, ध्यान रखिएगा, वो फैट वाला केस है, फैट बनता है, लाइपोलाइसिस होती है, ये आपके लिवर में भी चलेगा और आपकी मसल्स में चलेगा, ठीक है। वही बता रहे हैं, दो हो गया ना। तीसरा टर्म आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, दो समझ गए ना, दो टर्म तो आसान है, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन का टूटना, बनता है ग्लूकोज से और जब टूटता है तो ग्लूकोज बनाता भी है, जिससे बनेगा वही चीज तो बनाएगा टूट करके, ये तो आसान। अब ये देखिए ग्लूको, ये वर्ड यूज किए गए हैं बुक में, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब क्या होता है, यहाँ ग्लाइको नहीं है, ग्लूको
ग्लूको है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज बनना चाहिए। ठीक है, जेनेसिस हो रहा ना, जेनेसिस का मतलब बनना। जैसे यहाँ ग्लाइकोजन बन रहा था, कहाँ से? ग्लूकोज से। यहाँ क्या है? ग्लूकोज बनेगा। अब एक चीज तो हम जानते हैं, ग्लूकोज कहाँ से बनता है? ग्लाइकोजन से बनता है ना। लेकिन यहाँ लिखा है नियो, नियो का मतलब कुछ नया चीज से। ग्लाइकोजन को आप किनारे कर, ग्लाइकोजन तो जान ही रहे हैं। ग्लाइकोजन के अलावा अगर कहीं से भी ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का जेनेसिस हो रहा है कुछ नए सोर्स से, एक्सेप्ट द ग्लाइकोजन, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको अपलोड कर लीजिएगा। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस से, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? ग्लाइकोजन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन के लिए तो ये कहते ही हैं। तो अदर सोर्स में क्या था? ये कहाँ से ग्लूकोज बनेगा? ग्लाइकोजन के अलावा हमारी बॉडी में ग्लूकोज कहाँ से आएगा? एक तो जो हम खाना खाते हैं, खाने में स्टार्च होता है ना, डाइजेस्ट होता है, उससे ग्लूकोज बनता है, वो सब चीज़ तो अलग है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो चीज़ इकट्ठी है, जो रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड है ना। और किस चीज़ से आपकी बॉडी में ग्लूकोज बन सकता है ग्लाइकोजन के अलावा? कैसे बन सकता है? तो ग्लूकोज बनेगा फैट से और प्रोटीन से बन सकता है। तो अदर सोर्सेज में क्या लिखेंगे आप? फैट ऑब्लिक प्रोटीन। या तो फैट से बनेगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज, या तो प्रोटीन से बनेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जो शुगर है, तो शुगर में जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो चावल नहीं खाना चाहिए, चीज़ नहीं खानी चाहिए, पोटैटो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज। तो क्या आपको क्या लगता है कि केवल चावल खाने से ग्लूकोज बढ़ता? नहीं, देखिए फैट और प्रोटीन से भी ग्लूकोज बढ़ता नहीं बढ़ता। ठीक है, फैट ब्रेक डाउन करेगा तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, प्रोटीन टूटेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अगर ये प्रोसेस फास्ट हो गया आपकी बॉडी में, ग्लूकोनियोजेनेसिस तेज हो गया, कैसे तेज हो सकता है? हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो गए बॉडी में, हार्मोन जो ये सब तोड़ते हैं, बनाते हैं, ये डिस्टर्ब हो गए तो फैट ग्लूकोज बनेगा ज़्यादा, तो फिर शुगर हो जाएगा। तो कोई शुगर कोई जरूरी नहीं है किससे होता है? ये सब चीज़ों से। आपकी बॉडी में फैट है, प्रोटीन है, उनसे भी क्या है? शुगर लेवल हाई हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये चीज समझ के आप फिर से उस पर आ जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें फैट से या प्रोटीन के टूटने से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और देखिए, जब फैट टूटता है उसको बोलते हैं लाइपोलाइसिस। लिपिड के लिए टर्म यूज किया था फैट। तो फैट जब टूटेगा, ग्लूकोज बनाएगा, तो बोलेंगे लाइपोलाइसिस हो रही है। लाइपोलाइसिस, लाइपो का मतलब फैट होता है, लाइसिस का मतलब टूटना। और जब प्रोटीन टूट करके ग्लूकोज बनाएंगे तो प्रोटियोलाइसिस, इसलिए टर्म यूज किया जाएगा प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन टूट रही है, एक्चुअली प्रोटीन टूट करके तो अमीनो एसिड बनाती है, लेकिन जब ग्लूकोज बनाएंगे तो प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, हो गया ये। आप देखिए, अब बैक आ जाइए इस पर। कैसे ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा? या तो आप ग्लाइकोजन तोड़ करके ग्लूकोज का लेवल हाई कर लीजिए, और या तो फैट और प्रोटीन को तोड़ करके ही ग्लूकोज को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर पास करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन टूट रहा है, अगर ये तेज हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। इसको फास्ट कौन करेगा? कॉर्टिसोल। अगर ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। या फिर आप कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये नया तरीका है ग्लूकोज बनाने का। फैट से ग्लूकोज बनना, प्रोटीन से। अगर ये फास्ट हो गया तो ग्लूकोज का लेवल हाई, तो कॉर्टिसोल यही करता है, इसको क्या कर देगा? फास्ट कर देगा तुरंत, और ग्लूकोज बनना तेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को हाई करता है, मेंटेन करता है कॉर्टिसोल। ये तो इसका मेन फंक्शन हो गया। और कॉर्टिसोल के काम देखिए। अब ये मैंने बोला कि बुक में तो बहुत सारा लिखने को लिखा है,
मेन काम के अलावा साइड में बहुत सारे वर्क लिखे हुए हैं, ठीक है। कॉर्टिसोल के और भी काम हैं। कॉर्टिसोल इलेक्ट्रोपोएसिस कराता है, ब्लड को बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करेगा, ये तेज करेगा, इसका काम है। और बताइए, कॉर्टिसोल आपका इम्यूनोसप्रेसेंट, जैसे जब किसी भी पेशेंट को दूसरे पेशेंट एक पर्सन की किडनी या कोई ऑर्गन लगाया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो जिसकी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उस पर्सन को पूरी लाइफ क्या दिया जाता है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। क्यों? क्योंकि किडनी कहीं दूसरे पर्सन की बॉडी से लाई गई, उसकी तो नहीं है ना। तो दूसरे पर्सन की बॉडी से किडनी लाई गई है, तो उस बॉडी का, जिसकी बॉडी में किडनी लगाई जाती है, उसकी बॉडी क्या करती है, उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, मतलब वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता है, उसको दबाने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कि किडनी का ट्रांसप्लांट उसकी बॉडी में सफल बना रहे पूरी लाइफ, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है ताकि इम्यून सिस्टम एक्टिव ना हो पाए। अदरवाइज एक्टिव हो जाएगा तो किडनी काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी की नहीं है ना वो। समझ में आ रहा है? तो देखिए, तो कॉर्टिसोल और एक चीज और आप 12th में पढ़ेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए, वो भी क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। तो इसको यूज किया जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर कॉर्टिसोल को का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को। आरबीसी प्रोडक्शन हो गया, और ये एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन दिखाता है। कॉर्टिसोल क्या करता है, सूजन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है। जब कहीं एलर्जी होती है जिसकी बॉडी में, तो एलर्जी के सिम्टम में एक सिम्टम ये भी होता है कि स्वेलिंग आ जाती है, इचिंग होती है, खुजली होता है, लालिमा आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो एंटी, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग। ये क्या करता है, स्वेलिंग को घटाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो अगला काम है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देगा। और कुछ लिखा हुआ देखिए, बताइए, आरबीसी प्रोडक्शन हो गया, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया, और इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर यूज किया जाता है कॉर्टिसोल। और कोई कंफ्यूज ज़्यादा कर जाएंगे, उसको आप लाइन खींच करके ऐसे उसको रख दीजिए, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की लाइन लिखी। और फिर बताइए, उसमें लिखा गया किडनी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी काम करता है, ठीक है, उतना नहीं करता है। और कोई लाइन बताइए, नहीं है ना, कुछ लोग बोलते ही नहीं, हो गया ना। तो पार्ट ये इसमें समझे, मेन क्या है, मेन इसका ये है कि ग्लूकोज के लेवल को ये बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, इस तरीके से ग्लूकोज के लेवल को ये मेंटेन करता है, ठीक है। एक चीज और लिखा गया है, आपने किसी ने बताया, वो ये लिखा गया है कि ये ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ेगा ब्लड में। या तो आप ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज का लेवल बढ़ा लीजिए, या तो फैट तोड़ करके, या प्रोटीन, एक तरीके से और बढ़ेगा। अगर सोचिए आपकी बॉडी की ये सेल है, बाहर ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड बॉडी की सेल में ग्लूकोज का अगर इनटेक घटा दिया जाए, इनटेक का मतलब समझ रहे हैं, अपटेक, अगर हमारी बॉडी की सेल ब्लड से ग्लूकोज को कम यूज करें, होता क्या ना, हमारी बॉडी की सेल क्या करती है, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसी को यूज करती रहती है। ब्लड का ग्लूकोज कहाँ पहुंचता है, हमारी सेल्स के अंदर जाता है और एनर्जी बनाता है। तो अगर सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज घट जाए तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा कि नहीं रहेगा, हाई रहेगा ना, क्योंकि ब्लड से ग्लूकोज अंदर ज्यादा नहीं आएगा सेल में, तो बाहर बरकरार रहेगा। तो ये लिखा गया है कि कॉर्टिसोल एक काम और करता है कि कैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। ये दो तरीके तो हैं, तीसरा तरीका है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज घटा देगा, ठीक है। ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक क्या कर देगा, घटा देगा। और एक और लिखा गया होगा कि अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का यूटिलाइज क्या लिखा गया है, यूटिलाइजेशन क्या करता है, पूरी लाइन पढ़ दो।
इंक्रीज की डिक्रीज, अच्छा यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन को क्या करेगा, अमीनो एसिड अगर ज्यादा यूटिलाइज हो जाएंगे सेल में, ठीक है, तो इसका मतलब उसको घटाएगा, क्या करेगा, उसको घटाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा, समझा रहा हूँ मैं, ये आपको समझ में आया ना, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज वो सेल में जाने से रोकेगा और प्रोटीन को यूटिलाइज होने से रोकेगा। अमीनो एसिड को सोचिए, ब्लड में क्या होते हैं, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड। अगर अमीनो एसिड यूज हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोटीन फिर कैसे बनेगा, जैसे प्रोटीन टूट करके ही तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो प्रोटीन, अमीनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनेगा, अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन सेल के द्वारा नहीं होगा। तो इसमें इतना ही है, ठीक। ये आपका हो गया मेलोकॉर्टिकॉइड। तीसरा देखिए सेक्स कॉर्टिकॉइड। आपको बताया था ना थोड़ा सा ही, क्या है ये टफ है, तीनों बड़ा कंफ्यूजन चीज है। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड क्या है, इस पे कौन कौन से एग्जांपल हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और क्या हो गया ये, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दो हार्मोन है ये सेक्स कॉर्टिकॉइड, ठीक। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अब एक चीज समझिए, एस्ट्रोजन दोनों में रिलीज होता है, क्योंकि ये ग्लैंड मेल में भी है और फीमेल में। मेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, जानते हैं, टेस्टिस में बनता है। फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है कि नहीं होता, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता है कि नहीं बनता, नहीं बनता। ये ग्लैंड बनाता रही है, सेक्स कॉर्टिकॉइड बना रही है ना, एड्रेनल ग्लैंड मेल में भी है और फीमेल में भी है। मतलब ऐसे समझिए, चाहे मेल हार्मोन है चाहे फीमेल, ये दोनों है। मेल के अंदर भी फीमेल, हमारे अंदर भी फीमेल हार्मोन है, और एक फीमेल के अंदर भी क्या होता है, मेल हार्मोन। फीमेल के अंदर कौन सा मेल हार्मोन होगा, एक ही मेल हार्मोन है, कौन सा है वो, टेस्टोस्टेरोन। हमारे अंदर कौन सा फीमेल हार्मोन होगा, एक मेन फीमेल हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन। दोनों के अंदर दोनों हार्मोन, लेकिन मेल के अंदर मेल हार्मोन ज्यादा है, फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन ज्यादा है। समझ में आया, फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो एस्ट्रोजन बहुत कम। इसीलिए उसका इफेक्ट नहीं। हमारे अंदर फीमेल के अगर कैरेक्टर नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एस्ट्रोजन बहुत कम है। अगर एस्ट्रोजन मेल में ज्यादा हो जाएगा तो मेल में फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। कभी देखा होगा कुछ मेल्स में क्या होता है, वो फीमेल के कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ बनावटी होते हैं, कुछ असली वाले होते हैं। और ऐसे ही कुछ फीमेल्स में क्या होता है, मेल के कैरेक्टर। अब कौन कौन से हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन वो वाला वहां से भी बनता है, कहां से, ये टेस्टिस से बनेगा और ओवरी से भी बनता है, लेकिन यहां से भी बनेगा, ठीक। अब लिखेंगे इन फीमेल्स में एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन, देखिए फीमेल में तो एस्ट्रोजन बनता ही है, फीमेल में तो एस्ट्रोजन बनता है। हम क्या पढ़ेंगे, अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, अगर क्या हो जाए, टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए तो समस्या क्या होगी, क्या समस्या है, एक डिजीज होती है एड्रेनल विरिलिज्म, उसको क्या बोलते हैं, एक डिसऑर्डर, एक समस्या क्रिएट हो जाएगी, डिसऑर्डर आ जाएगा, उस डिसऑर्डर का नाम क्या है, एड्रेनल विरिलिज्म। ये समस्या फीमेल्स में है, कब, जब टेस्टोस्टेरोन एक लेवल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है अगर उससे भी ऊपर निकल गया, कब ज्यादा हो जाएगा, जब ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा बनेगा, मतलब टेस्टोस्टेरोन जब फीमेल में ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो समस्या क्या होगा, उसको प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, एड्रेनल विरिलिज्म। सिम्टम क्या रहेगा, फीमेल में
मुस्टैचेस का डेवलपमेंट हो जाएगा बियर्ड का, जो मेल में होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं ये बॉडी हेयर्स, बॉडी पर हेयर्स का डेवलपमेंट, हेयर डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, फेस पर खास कर। दूसरा क्या है, आवाज मेल्स की तरीके से हो जाएगी, वॉइस लाइक मेल्स, ठीक है। हाई पिच हो जाएगा कि लो, हाई पिच होता है फीमेल्स में, लो पिच होता है मेल्स में, ध्यान रखिए। हाई पिच का मतलब सुरीली आवाज, लो पिच का मतलब मोटी आवाज, ठीक है। तो यहाँ पिच कैसी हो जाएगी, आवाज मोटी हो जाएगी मेल्स वाली, ठीक है, लो पिच हो जाएगा, लो पिच वॉइस, ठीक है। मतलब लिख लीजिएगा लाइक मेल्स, मेल्स की तरह, मेल्स के सिम्टम आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, मेल्स वाले कैरेक्टर क्या आ जाएंगे, फीमेल्स में। अब अगर मैं लिख रहा हूं इन मेल्स, अगर मेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो मेल्स में क्या हो जाएंगे, फीमेल के कैरेक्टर, और उसको बोलते हैं एडर्नल फेमिनाइजेशन। एडर्नल का मतलब एडर्नल ग्लैंड के द्वारा हो रहा है, फेमिनाइजेशन का मतलब फीमेल कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर होता है वो एडर्नल फेमिनाइजेशन, ठीक है। सिम्टम क्या आएगा, क्या सिम्टम आएगा फीमेल्स में, मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको गायनेकोमैस्टिया बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, इसको गायनेकोमैस्टिया, समस्या को गायनेकोमैस्टिया बोला जाता है, ठीक है। और आवाज के साथ क्या होगा, सुरीली आवाज हो जाएगी, मेल्स की आवाज कैसी हो जाएगी, पतली एकदम, हाई पिच हो जाएगा, हाई पिच। कैसे पिच चेंज होता जानते हैं, जो लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स, अगर साउंड बॉक्स ब्रॉड हो गया है तो आवाज मोटी हो जाएगी, साउंड बॉक्स पतला हो गया तो आवाज पतली हो जाएगी, इसे साउंड बॉक्स पे चेंज करता है लैरिंग्स को। और कुछ लिखा है इसके बारे में, फीमेल्स का सिम्टम देखिए, लाइन पढ़ लीजिए तो देखो बताइएगा। हाँ कुछ और है, होगा तो देखिए, ठीक नहीं है ना। अब ये कॉर्टेक्स वाले हार्मोन कॉम्प्लेक्स, आप कौन सा हार्मोन पढ़ते हैं, मेडुला का जो हार्मोन है कैटेकोलामाइन्स, कैटेकोलामाइन्स, ये हार्मोन किसके हैं, ये हैं मेडुला के हार्मोन। कहाँ से बनेंगे, मेडुला से बनेंगे। एग्जाम्पल में कौन सा इसमें से, एडेनिन एंड नॉर एडेनिन, या एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, बात देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा दिया, क्या करते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बोले जाते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस में बनते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, जब हमको डर लगता है, जब हम तनाव में होते हैं, या कुछ ज्यादा सोचते हैं, तो ये हार्मोन बनते हैं। और फिर करते क्या है, और टेंशन में डाल देते हैं हमको, क्यों, ये टेंशन से हमको रिमूव कराते हैं, उस परिस्थिति से हमको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उसी में पड़े रहना चाहते हैं, होता है ना। तो लोग टेंशन हो जाता है तो उसी में मरते रहते उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में बनते हैं और हमको स्ट्रेस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे हम स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, इनके फंक्शन में समझ में आ रहा है। अब देखिए इनका जो फंक्शन है, कैसे हम स्ट्रेस या स्ट्रेस कंडीशन में हमारे साथ क्या क्या होता है वो देखिए। स्ट्रेस कंडीशन में हार्ट बीट, हार्ट रेट क्या हो जाएगा बताइए, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ने का फायदा क्या, ज्यादा हार्ट रेट तो ज्यादा ब्लड पहुंचेगा बॉडी में, ज्यादा एनर्जी बनेगी, क्योंकि स्ट्रेस में आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। स्ट्रेस में सोचने के लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है, उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, या कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा, वो भी स्ट्रेस कंडीशन है, तो उसमें भी
क्या चाहिए आपको? ठीक है, दोनों केसेस में हार्ट रेट बढ़ने के साथ साथ कार्डियक आउटपुट होता है ना, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज, समझ रहे हैं ना, सब कुछ बढ़ जाएगा। ज्यादा ब्लड, ज्यादा बार हार्ट बीट करेगा, ज्यादा अमाउंट में ब्लड पंप किया जाएगा, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आपका जो हार्ट है, हार्ट में जो वेंट्रिकल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता बढ़ जाएगी, वेंट्रिकल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्शन बुक में लिखा गया इसको। ये कुछ रखना नहीं है, केवल ये समझते जाइए। ठीक, और क्या होता है? टेंशन में पसीना होने लगता है, नहीं होता? स्वेटिंग, तो स्वेटिंग हो जाएगा, स्वेटिंग, गला सूखने लगता है। ठीक है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हेयर क्यों? क्योंकि स्किन में नीचे मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, जो आपके हेयर्स को स्ट्रेंथ कर देती है। ठीक है, तो उसके लिए पाइलो इरेक्शन वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं? पाइलो इरेक्शन, मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, रेजिंग ऑफ बॉडी हेयर्स, स्किन पर जो हेयर्स हैं वो स्टैंड करना है, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा। और क्या होगा? हार्ट तो तेजी से काम करने लग जाता है। हार्ट जब ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, तो जाहिर सी बात है किडनी में ज़्यादा काम होगा, क्योंकि किडनी में भी तो ब्लड जल्दी जल्दी छलने के लिए जाएगा। तो किडनी ज़्यादा काम करेगी, किडनी ज़्यादा काम करेगी, कर सकते हैं GFR बढ़ जाएगा। GFR समझ रहे हैं ना, फिल्टरेशन का रेट। तो आपको GFR क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा, यूरिन ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और क्या चीज़ होगा? रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, सांस आप जल्दी जल्दी लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और बताइए, स्ट्रेस कंडीशन में इतना हो गया। और ग्लूकोज तोड़ करके, क्योंकि एनर्जी तो तब बनेगा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा। सोचिए अगर खाना ही कम पड़ जाए तो लाख आप ब्लड बीट बढ़ा लीजिए, कोई फायदा है? एनर्जी कैसे बनेगा? एनर्जी बढ़ाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए और साथ में ऑक्सीजन। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, ब्रीदिंग रेट के बढ़ने से ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा पहुंच रहा है, और ग्लाइकोजन को तोड़ करके जल्दी जल्दी क्या करना है? ग्लूकोज बढ़ाना, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल भी हाई रखना है। यहाँ लिखेंगे वही सेम चीज फिर आ गई कि ग्लाइकोलिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों फास्ट हो जाएंगे। और कुछ इसमें है और देख लीजिएगा। ठीक है, आगे इसके बाद अब एडर्नल ग्लैंड को मेडुला पार्ट है इसके स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन का नाम आपको बताया, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन। स्ट्रेस हार्मोन को हम 3F हार्मोन बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का एग्जांपल क्या है? एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन। स्ट्रेस हार्मोन को और क्या बोलते हैं? FFF हार्मोन। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हार्मोन 3 काम करता है। एक काम क्या करेगा? फाइट फ्लाइट, और आगे फ्राइट हो जाएगा। पहले लिखेंगे फ्राइट, बुक में 2 लिखा गया है, मैं लिख रहा हूँ फ्राइट, या FRIGHT, फ्राइट, फाइट फ्लाइट। पहले आपको डर लगेगा स्ट्रेस कंडीशन में, पहले आपको फ्राइट का मतलब होता है, फ्राइट क्या होता है? डर। फिर आप ये फ्लाइट थोड़ा आगे कर सकते हैं। ठीक है, डर लगेगा, इसके बाद आप फ्लाइटिंग करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद असफल रहेंगे तो वहां से भाग सकते। तो ये 3 चीजें होती हैं जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, डर भी लगता है, फाइटिंग भी होती है, और वहां से निकलने की कोशिश भी की जाती है। फ्लाइट है, फाइट है और फ्राइट है, FFF बुक में 2 लिखे गए हैं। अब एड्रेनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी बोलते हैं। अब फिर से देख लीजिए, ये तो FFF हार्मोन पूछा है तो कौन सा है? तो स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि 3 काम, बाकी काम तो बहुत सारे, मेन काम इसका 3 ही है। ठीक है,
और जो अब यह बॉक्स बना के लिखिएगा, एडर्नल ग्लैंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको 4S ग्लैंड बोलते हैं, या 3S भी कहीं भी लिखा रहेगा और करके लिख सकते हैं 3S ग्लैंड। जानते हैं क्यों? क्योंकि S ये 3 काम ऐसे करता है जिसमें आगे S लगा, आगे क्या रहता है S। जैसे आपको अभी मैंने बताया एडर्नल ग्लैंड से मेन 2 हार्मोन बनेंगे, कौन से, कॉर्टिकोइड और ये वाला कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन कॉर्टिकोइड की 3 तरह, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, सेक्स कॉर्टिकोइड। कैटेकोलामाइन तो हो गया। मिनरलोकॉर्टिकोइड क्या करता है, शुगर सॉल्ट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल रखता है। भाई सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन को भी अब्सॉर्ब करा रहा है। सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो कैसे बनेगा, सॉल्ट के टूटने से तो कह सकते हैं कि ये सॉल्ट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसको ग्लूकोज की जगह में शुगर लिखता हूँ, किसको, ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म, और सेक्स कॉर्टिकोइड क्या करता है, ये सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर वही बताया आपको कि बियर्ड मुस्टैचेस का डेवलपमेंट होना और वॉइस का चेंज होना, ये सब क्या है, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो तीसरा है सेक्सुअल कैरेक्टर। 3 है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, शुगर सॉल्ट मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबॉलिज्म, सेक्सुअल कैरेक्टर, और चौथा क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। कैटेकोलामाइन क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। सभी में आगे S लगा हुआ है ना, इसीलिए 4S ग्लैंड। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि 4S ग्लैंड आप लिख लीजिएगा। 4S ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज मिनरलोकॉर्टिकोइड शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, और अगला क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तीसरा था सेक्स कॉर्टिकोइड, और अगला था स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ये शुगर, ये है सॉल्ट मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। ये क्या है, शुगर मेटाबॉलिज्म, ये है सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, उसको कंट्रोल करेगा, और स्ट्रेस हार्मोन तो है ही। यहाँ पर 3 जगह S है और 1 जगह इसमें भी S। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन कहाँ से, वो कैटेकोलामाइन लिखिएगा, कैटेकोलामाइन स्ट्रेस हार्मोन। ये आप क्या करते हैं, यहाँ लिखिएगा। इस चीज को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा, तो एक साथ हो जाएगा ये स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। चारों एक साथ आया समझ। ये सब ग्लैंड कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद क्या बताना है, अगला है पैनक्रियास। कुछ छोटा हो तो बताइए, 1 मिनट को दिखा। बता रहे हो, ये हो गया ना, टाइम लिखते रहेगा, बाद में पैनक्रियास। पैनक्रियास ग्लैंड कैसी है, मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। पैनक्रियास कहाँ लोकेटेड होती है, स्टमक के जस्ट नीचे, इस साइड में, यहाँ स्टमक के इसी के नीचे क्या है, ये पैनक्रियास लीफ लाइक ग्लैंड होती है। ठीक है, अब पैनक्रियास ग्लैंड को अगर देखेंगे तो इसमें कितने पार्ट है। अगर इसको ट्रांसफर सेक्शन काटा जाएगा या कहा जाए कि पैनक्रियास के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो पार्ट इसके अंदर 2 है। कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हार्मोन बनाएंगे, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, तो हार्मोन यहाँ लिख रहे हैं पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट को बोलते हैं आइसलेट्स,
ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस। ये पार्ट क्या करेगा, ये हार्मोन बनाएगा, ठीक है। और दूसरा है पैनक्रियाटिक एसिनी, पैनक्रियाटिक एसिनी। ये एंडोक्राइन पार्ट है और ये एक्सोक्राइन पार्ट है, लिख सकते हैं ये एंडोक्राइन वाला पार्ट है, ठीक है, और ये एक्सोक्राइन। इससे हार्मोन बनेंगे, ठीक है, हार्मोन कौन कौन से अभी समझेंगे। और इससे बनेंगे एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है, एंजाइम्स। कुछ नॉन एंजाइम चीजें भी पैनक्रियास में बनती हैं, फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, और पढ़ेंगे आगे। ये कितने परसेंट में होता है लिखा गया है आपका, ये वाला हिस्सा आइसोलेट वाला, ठीक है, ये 1 से 2% ऑफ टोटल का कितना परसेंट है ये, 1 से 2%। मतलब एंडोक्राइन पार्ट कितना होता है, 1 से 2% में। एक्सोक्राइन पार्ट 98% में है, ठीक है, ये आपका 98% में अकेले है। और इनकी संख्या पूछी जाए कितनी, ये वाली आइसोलेट का मतलब सुने ना, जैसे बर्फ के टुकड़े, ये देखिए जैसे डायग्राम बनाएंगे, ये इस तरीके का ये है, और ये हो गया जैसे थायराइड वाले में बताया था, वैसे सेम यहाँ पर है। पैनक्रियास को अंदर से अगर देखते हैं तो आपको ये सब क्या दिख रहा है, ये पैनक्रियाटिक एसिनी दिख रहा है, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। और बीच में यहाँ क्या दिखेगा, इस तरीके से एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है, ये इसमें सेल्स होती हैं, 4 तरीके के सेल्स हैं। ये पार्ट एंडोक्राइन, बाहर सेल क्या है, तो क्या ये अकेला एक होता नहीं है। तो मैंने जैसे मालूम पैनक्रियास को काटा तो ऐसे रख लिया, ऐसे देखिए ये पार्ट एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन, ये एंडोक्राइन। इसको घेरने वाले क्या हैं, एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन। ये सब पार्ट क्या है, एक्सोक्राइन है, ये सब एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। बीच में क्या आ गया, एंडोक्राइन। तो इनको काउंटिंग में करेंगे तो 1 से 2 मिलियन होते हैं। ये क्या है, आइसोलेट जो है, लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने पैनक्रियास के अंदर बताया कि पैनक्रियास के अंदर एंडोक्राइन पार्ट ऐसे दिखता है जैसे वाटर में आइस के टुकड़े, ठीक है, आइसोलेट बोलते हैं इनको, ऐसे दिखाई देते हैं आइसोलेट के तरीके से, समझ में आया। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इसलिए बोला जाता है ये एंडोक्राइन पार्ट, बाकी सब तरफ क्या है, ये एक्सोक्राइन पार्ट। अब कौन कौन से इससे हार्मोन बनेंगे, देखिए पैनक्रियास से हम हार्मोन देख रहे हैं, कौन कौन सा हार्मोन बनेगा। पहला हार्मोन आपका ग्लूकागोन, दूसरा हार्मोन इंसुलिन, तीसरा क्या है, सोमैटोस्टैटिन, याद आ रहा है ना, थायराइड हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बना था, ग्रोथ हार्मोन को कम करने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करने के लिए सोमैटोस्टैटिन बना था, 2 जगह से बनता है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और एक है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, उसका नाम है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक, ये हार्मोन का नाम। 4 हार्मोन बुक ने आपके उसका 2 ही दिए हैं, देख लीजिएगा, 2 और बनते हैं। अब ग्लूकागोन कहाँ से बनेगा, तो अल्फा सेल से, क्योंकि आपके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरीके की सेल है। कितने तरीके की सेल है, 4 टाइप की सेल। तो पहली सेल कौन सी है, अल्फा सेल। इंसुलिन जानते हैं बीटा सेल से, ये बनेगा डेल्टा सेल से, और ये पीपी सेल से। पीपी का मतलब होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल या यप सेल, इसको और क्या कह सकते हैं, यप सेल बोलते हैं। ये सारी सेल कहाँ हैं, ये सब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर है, ठीक है। लिखेंगे ऑल 4 सेल्स एंड आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ISLETS, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके अंदर 4 सेल्स, ठीक है। और सबकी संख्या, आइसोलेट कितने हैं, आइसोलेट कहा जाए तो 1 से 2 मिलियन में है,
यहाँ लिखेंगे 102% भी है और A122 मिलियंस, टोटल 102 मिलियंस में। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि अल्फा सेल कितनी होगी तो 102 मिलियन ये भी होगी, ये भी सब 102 समझ में आ रहा, क्योंकि एक आइसोलेट में ये आपको दिखता है। अब ग्लूकागोन क्या करता है, इन सबका वर्क देख लीजिए। ग्लूकागोन क्या करेगा, ग्लूकोज के, कौन सा ग्लूकोज, ब्लड, ध्यान रखना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, हाई करेगा। कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, अभी तक मैंने कई बार समझा था, कैसे ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ाया जाएगा, बताइए कैसे बढ़ेगा। अगर हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या हो जाए, फेल हो जाए, गैरो लगाने इसका मतलब सांस हो जाएगी, ग्लाइकोजन जल्दी जल्दी टूटेगा तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज जल्दी जल्दी बने, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये पता होना चाहिए ग्लूकोज बनता कैसे है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो जाए, फास्ट हो जाए तो ग्लूकोज वही सेम वाला रिपीट कर रहे हैं फिर से, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। एक और सेल के अंदर ग्लूकोज ना पहुंचने पाया जाता, क्योंकि सेल के अंदर चला जाएगा तो ब्लड में कैसे ग्लूकोज का, ब्लड में तो कम पड़ जाएगा ना। तो सेल में ग्लूकोज की एंट्री को क्या करें, कम करना, तो सेलुलर अपटेक घटा दिया जाएगा, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज ये क्या हो जाए, ये घट जाए। दो चीजें बढ़ रही हैं, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए ज्यादा जाएगा तो फिर ब्लड में कम आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना, आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से सेल में ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाया जा सकता है। तो ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ा दिया, ये सब हो गया। अब इसी का उल्टा काम, इसको बोलते हैं हाइपर, इसका ग्लूकागोन का नाम क्या है, ये है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाइपर का मतलब ज्यादा करना, ग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज को ज्यादा करने वाले हार्मोन को ग्लाइसेमिक हार्मोन बोला जाता है। तो ग्लूकागोन क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये हाइपर करता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, जैसे अभी आपको कॉर्टिसोल बताया था, ये तीन तरीके से कॉर्टिसोल ने ग्लूकोज का लेवल हाई किया था ना, सेम वही काम ये कर रहा है। ठीक है, और अब इंसुलिन पर आ जाइए। ठीक है, तो दूसरा हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन। इंसुलिन इसी का उल्टा काम करेगा। इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा, ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को घटाएगा, और घटाने वाले हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अब डायबिटीज वाला केस देख लीजिए, डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंसुलिन कम बढ़ता है। ठीक है, तो इंसुलिन करता क्या है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है, कम करने की, अगर बढ़ा तुरंत को कम कर देगा। कैसे कम करता है, इसी का उल्टा कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए, क्या हो जाएगी, फास्ट में इसको कर देना कम, ग्लाइकोजन ज्यादा नहीं करना, ज्यादा टूटेगा, ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, उसको घटा देना। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज कैसे बनता था, प्रोटीन फैट से, उसको कम कर देना है। ठीक है, इसको भी घटा देंगे, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और ग्लूकोज को सेल में एंट्री बढ़ा देगा, ग्लूकोज सेल में ज्यादा जल्दी जाएगा, ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जानते हैं डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ता है, सेल में नहीं बढ़ता, ध्यान रखना है। कहाँ बढ़ा रहता है, ब्लड में, खाना सामने रखा रहता है, ग्लूकोज ब्लड में है, लेकिन आपकी बॉडी की सेल इसको यूज नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि यूज करने वाला हार्मोन तो ये है,
ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को कहाँ से, ब्लड से कहाँ भेजता है, सेल के अंदर भेजता है। ठीक है, ग्लूकोज सेल में एंट्री कराता है। तो जब ये कम पड़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत रहेगा, लेकिन वो सेल में जा ही नहीं पाएगा, और सेल में नहीं जाएगा ग्लूकोज। तो डायबिटीज के सारे सिम्टम जानते ही कौन कौन से होते हैं। सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो क्या होगा, थकान लगेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, एनर्जी बनना कम हो जाएगा, एटीपी कम बनेगा। ठीक है, तो थकान लगेगा, प्यास लगेगा, ठीक है, बॉडी का वजन घटेगा, ऊर्जा नहीं बनेगी बॉडी, तो वो सारी चीजें होंगी। समझ में आ रहा है? ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दिया मैंने इसको। आगे देखते हैं, अगला हार्मोन कौन सा है, अगला था आपका सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन ये क्या करता है, डेल्टा सेल से बनेगा। ये दोनों ग्लूकागॉन और इंसुलिन के लेवल को क्या करता है, नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है। मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन को लेवल को बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, तो कंट्रोल करेगा, कंट्रोल इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन लेवल, दोनों लेवल अपने आप दोनों, मतलब कह सकते हैं आपकी बॉडी में ना तो ग्लूकागॉन की एक भी हार्मोन बढ़ गया, अगर सोचे ग्लूकागॉन ज्यादा हो गया तब भी समस्या है, इंसुलिन ज्यादा हो गया तब भी समस्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इंसुलिन ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज जल्दी 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 कहाँ जाएगा, सेल में भागेगा। ठीक है, तो ज्यादा ही कम हो जाएगा, ज्यादा भी तो कम नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फिर ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने लगेगी, फिर सेल को क्या मिलेगा, जब सेल ग्लूकोज को जल्दी जल्दी यूज कर देंगे तो सेल को फिर लास्ट में ग्लूकोज कम पड़ने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों को ये लेवल में रखता है, दोनों हार्मोन को। और अगला क्या है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है ना, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये पैनक्रियाज से जो एंजाइम बनते हैं, एंजाइम उनको कंट्रोल करता है। कौन से एंजाइम बनते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ठीक है, तो लिखेंगे कंट्रोल पैनक्रियाज एंजाइम, पैनक्रियाज के जो एंजाइम है उनको क्या करेगा, कंट्रोल। मतलब ये पैनक्रियाटिक एसिनी वाले पार्ट पर काम करता है। ये किस पर काम करेगा, और ये सब ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाले से, इसका बनता तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, लेकिन काम कहाँ करता है, एसिनी वाले पार्ट पर करता है। ठीक है, ये होता है। अब ग्लूकागॉन क्या करेगा, एक चीज लिखा गया है कि ग्लाइकोजन ये सब करेगा। पूछा गया है कि ग्लूकागॉन का टारगेट सेल क्या है, देखिएगा इसका टारगेट साइट कहाँ है, कहाँ पर ये काम करेगा, बोलेंगे हेपेटोसाइट्स, लिवर में, क्योंकि लिवर में काम करेगा। ठीक है, तो टारगेट साइट इसका क्या है, लिवर सेल्स है। और लिवर सेल में कौन सी सेल होती है, लिवर सेल का नाम क्या है, हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट सेल्स। ठीक, इंसुलिन का टारगेट साइट क्या है, हेपेटोसाइट भी और एडिपोसाइट भी है, ये कंफ्यूजन करना, दोनों है। ठीक है, तो इसका जो टारगेट साइट है, टारगेट साइट वो है हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट सेल। कोई बता सकते हैं यहाँ एडिपोसाइट क्यों बढ़ा दिया गया है? ठीक है, हेपेटोसाइट में क्या होता है, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन टूटता है, ये सब जो चल रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है, ये दोनों कहाँ हो रहा है, ये हेपेटोसाइट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एडिपोसाइट भी बढ़ा दिया गया। एडिपोसाइट का मतलब समझ रहे हैं, फैट जहाँ स्टोर होता है उस सेल को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट सेल। टिश्यू वाले पढ़े फैट स्टोरिंग सेल। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि फैट जब बॉडी में ज्यादा बनेगा तभी तो स्टोर होगा, जब बनेगा ही तो कहाँ स्टोर होगा। अब आप एक चीज बताइए, जहाँ फैट टूटेगा कि ये ग्लूकागॉन फैट को तोड़ सकता है कि इंसुलिन तोड़ता फैट को, कौन तोड़ता है इसमें, कौन सा हार्मोन फैट तोड़ता है, फैट तोड़ने वाला हार्मोन वो है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या समझा हमने कि फैट और या फिर प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो फैट तोड़ रहा है ये, तभी तो ग्लूकोज बना रहा है।
कैसे ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर रहा है? या तो ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है जल्दी जल्दी, या तो फैट और प्रोटीन को तोड़ रहा है। अगर ये बढ़ेगा, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, ये बनाता नहीं है, लेकिन इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्लो कर देगा, मतलब फैट टूटने नहीं पाएगा, फैट को टूटने से ये बचाएगा, ठीक है, क्योंकि फैट को ये तोड़ता है, ये नहीं, ये तो इस प्रोसेस को स्लो करता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि फैट टूटेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ठीक है, वो क्या करता है? इंसुलिन की ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, कैसे घटाता है? फैट को तोड़ने से बचाता है, फैट टूटने ना पाया जाता, ठीक है। ग्लाइकोजन ज्यादा टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, फैट ज्यादा टूटेगा, ग्लूकोज एक्स्ट्रा बनेगा, तो इसको तोड़ने की स्पीड को घटाएगा। तो जब फैट टूटेगा तब तो जाहिर सी बात है फैट इकट्ठा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो कहाँ इकट्ठा होगा? जाकर एडिपोसाइट्स में। भाई फैट जो ज्यादा हो रहा है, ये फैट के मात्रा को बढ़ाए रखता है, तो कहाँ इकट्ठा रहेगा फैट? एडिपोसाइट में से इकट्ठा होगा, तो समझ गए ना? एडिपोसाइट को लिखा गया इसमें, क्योंकि फैट वही स्टोर होगा जब ज्यादा रहेगा, और ये कम करता है उसको, तो ये एडिपोसाइट का कोई काम नहीं करता, क्योंकि फैट का टूटना एडिपोसाइट में नहीं होता है, वो होता है फैट टूटता कहाँ है? आपके लिवर में टूटता है, हेपेटोसाइट में। ग्लाइकोजन कहाँ टूटता है? हेपेटोसाइट में, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? मसल्स में स्टोर होता है, और आपके लिवर में भी स्टोर होता है, दो जगह। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, और ये समझ गए, ये इसका हो गया, यहाँ की पैनक्रियास फिनिश हो गया। देख लीजिए कुछ और बचा हो तो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है, एंटागोनिस्टिक, समझ रहे ना? एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट, ग्लूकागॉन और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक। अगर कहा जाए ग्लूकागॉन, बताइए सही की ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन बोथ हार्मोन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, दोनों हार्मोन ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कराते हैं। सही कि नहीं सही लाइन? ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेगुलेट में दोनों चीजें हैं। मैं मेंटेन नहीं, अगर मैं मेंटेन बोलता तो मेंटेन का मतलब बढ़ाना, रिड्यूस का मतलब घटाना, रेगुलेट का मतलब बढ़ाना भी और घटाना, रेगुलेट दोनों काम करता है। तो दोनों क्या करते हैं? बढ़ाएगा तो घटाएगा, तो रेगुलेट में तो दोनों आ जाएंगे। जैसे आपने वो पढ़ा था कैल्सिटोनिन और पैराथ्रोमोन, ये दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, एक बढ़ाएगा कैल्शियम लेवल को पैराथ्रोमोन, और एक क्या करेगा? कैल्सिटोनिन घटाएगा, दोनों कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। ये देखिए सर, जो डायबिटीज होते हैं, हाँ, उनमें इंसुलिन हार्मोन कम होता है या फिर ज्यादा होता है? अभी तक नहीं समझ में आया। समझ में आया? देख लीजिए आप थोड़ा सा 5 मिनट और देख लीजिए। डायबिटीज का केस, डायबिटीज में क्या होता है? ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल हाई, कौन सा ग्लूकोज? ब्लड वाला। सेल के अंदर ग्लूकोज कम है, लेकिन ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहता है, ठीक है। कैसे ज्यादा रहता है बताते हैं, ठीक। अब डायबिटीज में होगा क्या? सिम्टम क्या आएगा? आपने पूछा क्या था अभी? इंसुलिन हार्मोन कम होता है। हाँ, तो इंसुलिन कम होगा, क्योंकि इंसुलिन कम होगा तभी तो ग्लूकोज बढ़ेगा ना ब्लड में, ठीक। इंसुलिन की कमी से हो रहा है। जब ग्लूकागॉन ज्यादा हो जाए, ग्लूकागॉन बढ़ाता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, अगर ग्लूकागॉन ज्यादा ही बन रहा तो ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? घटा। इंसुलिन कम बढ़ होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकागॉन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा। जाहिर सी बात एक ही है, या तो इंसुलिन का घटना या ग्लूकागॉन का बढ़ना, दोनों डायबिटीज कराता है। सिम्टम क्या आता है डायबिटीज में? भूख कम है। देखिए पहला वेट लॉस, समझ लीजिए वेट लॉस होता है। वेट लॉस क्यों होता है? शरीर का वजन घटता है, क्योंकि आपकी सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को भेजने वाला कम पड़ रहा है। तो सेल बाहर ग्लूकोज बहुत है ब्लड में, लेकिन ग्लूकोज सेल में नहीं मिल रहा, तो सेल में स्टार्वेशन आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगी सेल में एनर्जी नहीं बनेगी, थकान लगेगा। सिम्टम है ना डायबिटीज पेशेंट में थकान लगती है, थके से लगते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं बनती है सेल में,
वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है सेल में रेस्पिरेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा, तो एटीपी नहीं बनेगा तो जानते हैं बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे चलेगा। ग्रोथ के लिए एटीपी जरूरी है ना, तो वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है? भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? ज़्यादा बहुत सारा जो कुछ मिल जाएगा सब खा डालेंगे। डायबिटीज के पेशेंट जो भी मिल जाएगा सब हजम कर जाते हैं। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि बॉडी के सेल में अकाल पड़ा हुआ है। बॉडी के सेल में वैसे ही क्या है, एनर्जी नहीं बन रही है, तो सेल जो है स्टार्वेशन के कगार पर है। सेल एनर्जी की डिमांड करती हैं, तो आप क्या करते हैं उनकी पूरा करने के लिए खाना खाते रहते, लेकिन वो खाना आपके सेल में जाता नहीं है। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तुरंत, हंगर सेंटर, प्यास लगेगी। प्यास को लगती है क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज पेशेंट में यूरिन ज़्यादा बार होता है, डायलिसिस हो जाएगा और यूरिन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी, तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये सब सिम्टम है। ये डायबिटीज मिलाइटस वाली है, एक होता है इंसिपिडस, वो अलग चीज़ है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इंसुलिन की कमी से क्या होगा, तो डायबिटीज मिलाइटस होगा। लिख लीजिएगा, इंसुलिन अगर कम बन रहा है तो क्या होगा? डायबिटीज मिलाइटस। एक चीज और होगा, कीटोनुरिया। जानते हैं कीटोनुरिया क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट, बार क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज, तो सब बच्चे जानते हैं कि डायबिटीज मिलाइटस होगा। समस्या डायबिटीज का पूरा नाम क्या है? डायबिटीज मिलाइटस। ब्लड ग्लूकोज का बढ़ना, इंसुलिन की कमी से। लेकिन एक सिम्टम और होता है समस्या, कीटोनुरिया भी हो जाती है डायबिटिक पेशेंट को। कीटोनुरिया क्या है? जब यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लग जाती है। कीटोन बॉडीज कब आती है? जब फैट छूटता है। कीटोनुरिया में क्या होता है? कीटोन बॉडीज आने लग जाएगा। कहाँ? इन यूरिन। कैसे आएगा? जब फैट टूटता है तो क्या बनेगा? तब बनता है कीटोन बॉडीज। बताइए फैट कब टूटेगा? फैट कब टूटता है? जब ग्लूकोज आपके सेल में कम पड़ने लगता है। तो सेल क्या करती है? फैट तोड़ के ग्लूकोज बना। ग्लूकोज नियोजन सभी पढ़ा ना कि फैट टूट के क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो फैट टूट के ग्लूकोज बनता है तो कीटोन बॉडीज भी बनती है, तो ये यूरिन में आ जाती है। इसी को बोलते हैं कीटोन। और जो अनशन करते हैं जो लोग ना, तो उनके ब्लड में, उनके यूरिन में कीटोन बॉडीज भी आती है। स्टारवेशन, भूखमरी जब होती है, कई दिन तक आप खाना नहीं खाते हैं, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटने लगता है, तो जाहिर सी बात है सेल में भी घटेगा, तो फैट टूटने लगता है बॉडी का, और कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में आती है। बाकी अगली बात और हो गए क्या किया जाए? नहीं है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी नहीं है कोई। क्यों? फिजिक्स केमिस्ट्री होता थोड़ा सा, इसमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग और कुछ ऐसे ही है, इसमें क्या है।